Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the lecture number 9 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, मैं उम्मीद रखता हूँ कि लास्ट लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी और जो चीज़ें डिस्कस की वो आपको बखूबी क्लियर हो गई होंगी। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया लास्ट सेक्शन में, लास्ट लेक्चर में, एंड आई मूव ऑन टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जब हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स की बात करेंगे तो उसकी हमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करना है। तो ये थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी इसमें को ज़रा पढ़ें और अपनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड को और मज़ीद बेहतर करें, ताकि ये कॉम्प्लेक्सिटी की जो टॉपिक्स हैं ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के समरी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वी स्टार्टेड द लास्ट लेक्चर विद द एल्गोरिथम एनालिसिस and we defined, first of all, the algorithm is a well-defined list of steps for solving a particular problem. And one major challenge of the programming is to develop efficient algorithm for the processing of our data. तो ये जो efficient algorithm है, this term has a very deep meaning. Efficient means कि जो आपके resources हैं उनको algorithm बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल करे, and the time and space it uses are the two major measures of efficiency of an algorithm. तो उसमें फिर हमने जो कहा था कि the complexity of an algorithm is the function which gives the running time and our space in terms of input size, कि input size जो होगा उसकी बेस पर हम ये determine करेंगे। Space complexity means कि how much space is required, and time complexity means how much time does it take to run the algorithm to solve a particular problem. Then we talk about time and space complexity. Space complexity के हवाले से हमने बात की थी कि it is the amount of memory required by an algorithm to run to completion, and it is the most often encountered cause जो उसमें होती है वो memory leaks की होती है। Memory leaks means the amount of memory required is become larger than the amount of available memory on a given system. जब आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी और अवेलेबल मेमोरी शॉर्ट हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, तो फिर मेमोरी लीक्स के एरर्स आते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर हमने, अगर आपको याद हो तो पिछले चंद लेक्चर्स में हमने कुछ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात की थी, और इन टर्म्स ऑफ पॉइंटर्स के हीप से जो है वो डायनामिक मेमोरी को एलोकेट किया जाता है और उसका साइज़ जो है वो विद द प्रोग्राम जो है वो ग्रो और श्रिंक करता है। और अगर आप उसमें जब हम स्पेशली जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें जब हम डायनामिक एलोकेशन करते हैं विद न्यू या एमएलऑक या सी लॉक से, तो हमें उसको स्पेसिफिकली खुद से डिलीट भी करना होता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक गार्बेज करेक्शन नहीं है। तो अगर हम भूल जाएं और इस किस्म की ना ये परफॉर्म करें तो वी कैन गो फॉर मेमोरी लीक्स, और उसमें आपकी मेमोरी शॉर्ट पा जाएगी, जिसके केस में रन टाइम एरर विल अकर and it will cause great problem. और उसमें हमने फिर ये देखा था कि some algorithms they may be more efficient if data is completely loaded into memory, अगर वो मिल जाता है। तो फिर हमने उसमें देखा था कि there are two parts, one is the fixed part and other is the variable part. तो fixed part के हवाले से हमने कहा था कि the size required to store certain data या variables that is independent of the size of the problem. For example, name of the data collection, ये जो आपका fixed part होता है, and variable part means the space needed by the variables whose size is dependent on the size of the problem. जैसे हमने कहा था कि actual text हो सकता है, या you have to load, अगर आप actual text को लोड करना, कितना लोड करना है, 2 GB लोड करना है या 1 GB को लोड करके उस पर प्रोसेसिंग करनी है, that does matter। तो वो स्पेस के हवाले से ये वेरिएबल पार्ट आ जाता है, क्योंकि जब हम फाइल्स की बात करते हैं तो फाइल्स कैन ग्रो एट एन इंडेफिनिट स्पीड और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हमने ये उसकी जो एल्गोरिथम करेंगे तो हम इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें ये भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंड इन द केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कहा था कि एल्गोरिथम्स का जो रनिंग टाइम है इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू, and because each of our algorithms they involve some certain kinds of data structures.
Accordingly, we may not always be able to use the most efficient algorithm, since the choice of data structure you have what depends on many things, which includes the type of the data and the frequency with which various data operations are performed. एक तो टाइप कौन सी है और उनकी इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग्स हैं, या उस किस्म की है, और किस फ्रीक्वेंसी से आपने डेटा को एक्सेस करना है. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आपने डेटा को एक्सेस करना होगा उतना ही आपको चाहिए होता है कि वो जो कंप्यूटेशंस हैं और जो उसका सर्चिंग है वो एफिशिएंट हो. Sometimes the choice of data structure, it involves a time space trade-off की भी हमने बात की कि by increasing the amount of space for storing the data, one may be able to reduce the time needed for processing the data or vice versa. The third thing we talk about is the complexity of algorithms. कि analysis of algorithm is a major task in computer science, and in order to compare algorithms we must have some criteria to measure the efficiency of our programs, or rather the algorithms. और उसमें हमने कहा था कि suppose के m is an algorithm and suppose n, small n, is the size of the input data, so the time and space used by the algorithm m are the two main measures of the efficiency of algorithm m. The time is measured by counting the number of key operations, और हमने ये कहा था कि that is because key operations जो हैं are so defined that the time for the other operations is much less than or at most proportional to the time for the key operations. Or the space is measured by counting the maximum of memory needed by the program. तो हम ये कह सकते थे कि the complexity of the algorithm M is basically a function f of n, which gives the running time and or storage capacity requirements of the algorithm in terms of the input size, given input size, which is n. Frequently हमने ये कहा था कि the storage space required by an algorithm is simply a multiple of the data size n. उसी का multiple होगा somewhere around. Then accordingly, unless otherwise stated, हमने कहा था कि the term complexity shall refer to the running time of the algorithm. हम space को उस हवाले से ज़रा ज़्यादा नहीं देखेंगे. फिर हमने कहा था कि there are measuring efficiency, ways of measuring efficiency की हमने बात की कि एक तो ये तरीका हो सकता है कि you run the program and see how long does it take to execute. फिर दूसरा होता है कि you also run the program and see how much memory it uses. उसमें एक lot of variables जो चीज़ें हैं you have to control कि what is the input data, what is the hardware platform, what is the programming language, compiler, and just because one program is faster than another right now doesn't mean that it always be faster. उस पर हमने एक थोड़ा सा एग्जांपल भी देखी थी, और एक हमने जैसे देखा था कि हमने एक सम का प्रोग्राम देखा, उसकी कैलकुलेट किया तो 5n + 3 आया. उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जब हमने निकाली तो उसमें हमने देखा था कि चूँकि +3 एक कांस्टेंट है, और जब n जितना भी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा तो +3 का इफ़ेक्ट उतना ही कम हो जाएगा, और एक स्टेज आएगी कि इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा. और इसलिए इनसिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 5n में जो 5 है वो चूँकि इनएक्यूरेट है. उसकी वजह ये है कि एट डिफरेंट ऑपरेशंस दे रिक्वायर वेरिंग अमाउंट्स ऑफ टाइम. एंड तो उसमें जो है हमने ये चीज़ देखी थी कि व्हाट इज़ फंडामेंटल इज़ दैट कि द टाइम इज़ लीनियर बेसिकली ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स, दैट इज़ द n. फिर हमने वहाँ पे एसिम्प्टोटिक complexity की भी बात की कि as n gets larger we concentrate on the higher order term, और उसमें नॉर्मली हमने जो lower order term में such as constants उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, और उसी तरह कोफिशिएंट्स को भी ड्रॉप कर देते हैं. तो फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि चूँकि जो 5n + 3 की जो एग्जांपल में हमने देखा था कि the time is bound to set grow asymptotically like n, कि जिस तरह n बढ़ेगा उसके हिसाब से asymptotically वो भी बढ़ेगा. and this give us an approximation of the complexity of algorithm. और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे मशीन डिपेंडेंट जो चीज़ें हैं, and we mostly concentrate on the bigger picture. फिर हमने बिग ओ नोटेशन के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन की थी कि बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस टू डिस्क्राइब दी performance or the complexity of an algorithm, और हमने specifically कहा था कि it describes the worst case scenario and it can be used to describe the execution time required or the space usage, for example in memory on disks by an algorithm. So basically your big O notation, it characterizes functions according to their growth rates
different functions with the same growth rate may be representing using the same O notation, and it is used to describe an algorithm's usage of computational resources. फिर हमने बेसिकली ये भी कहा था कि the worst case or the running time or the memory usage of an algorithm is often expressed as a function of length of its inputs using the big O notation, because simply it describes how the algorithm scales, means कि वो number of inputs पे किस तरह scale करेगा, perform करेगा, and in the worst case scenario as it runs with the more input, हम उसमें देखेंगे कि maximum worst case क्या हो सकता है. In typical usage हमने कहा था the formal definition of O notation is not used directly, और हमने उसको कहा था कि हम एक function of x के हवाले से उसको बात करेंगे, which is derived by the simple specification. हमने rule कहा था कि if f of x is a sum of several terms, the one with the largest growth rate is kept and all others are omitted. फिर हमने ये कहा कि if उसकी properties के हवाले से बात की कि if f of x is a product of several factors, any constant जो कि terms which product that do not depend on the x हम उनको omit कर देते हैं. फिर हमने उसमें थोड़ी सी different O of 1 अगर वो constant हो तो हमने उसको भी देखा कि describes an algorithm that will always be executed in the same time and is regardless of the size of the input data. O of n की बात की कि describes an algorithm whose performance will grow linearly and in direct proportion to the size of the input data, उसके हिसाब से करेगा. फिर O n square को भी हमने देखा, which describes an algorithm whose performance will grow linearly and in direct proportion to the square of the size of the input data, and this is common with algorithms that involves nested iterations over the data set. हमने कहा था कि जितनी खास तौर पर लूपिंग के हवाले से जितनी ज़्यादा डीपर नेस्टिंग हो जाएगी उतनी पावर इंक्रीज करती जाएगी. फिर 2 to the power n को भी हमने देखा, which denotes the algorithm whose growth will double each additional element in the input. जब भी आप एक एडिशनल करेंगे उसको उसकी परफॉर्मेंस को वो डबल कर देगा. एंड द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन big O 2 power n function will quickly become very large. फिर हमने देखा कि big O जो है it gives the upper bound for time complexity of an algorithm. It is usually used in conjunction with processing data sets जैसे list की बात की, but can also be used elsewhere. इसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक्स पे भी हमने बात की, जैसे कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स हैं. सिंपलेस्ट केस हमने लिया O to the 1, उसकी टाइम स्टेटमेंट के हवाले से बात की. फिर हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सिंपल डेटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखा, एरे रेफरेंसिंग, एरे असाइनमेंट्स, more conditional statements को देखा. Then we also talk about the loops, analyzing the loops. उसमें हमने देखा था कि there are 2 steps हैं कि how the iterations are performed and how many steps are per iteration. फिर हमने उसमें example की थी और हमने ये देखा था कि उसकी complexity है वो O to the power of n आ रही है. nested loop में हमने देखा था कि जितनी nesting होती जाएगी तो उसकी square, cube and quad उस तरह बढ़ता जाएगा. सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने देखा एग्जांपल कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा है. बेसिकली वी यूज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी अमंग ऑल इनपुट्स ऑफ साइज n and we see what is the maximum running time basically. So these are the things that we have discussed in the last lecture and I hope कि ये टॉपिक्स आपको बखूबी क्लियर होंगे. हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट वी विल डिस्कस. हम आज एल्गोरिथम्स और कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और डीपर देखेंगे. हम उसमें क्राइटेरिया की बात करेंगे फॉर एल्गोरिथम एनालिसिस, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया. कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को और डीपर देखेंगे. वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शंस हम बात करेंगे. बिग ओ हमने डिस्कस की इन डिटेल थोड़ी सी लास्ट टाइम. आज हम उसमें जो है वो बिग ओमेगा, बिग थीटा, लिटिल ओ, लिटिल ओमेगा की भी बात करेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिग ओ, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादा बिग ओ पे रहेगा वर्स्ट के सिनेरियो के हवाले से, तो वी विल डग बिट मोर डीपर. एंड ग्रोथ ऑफ फंक्शंस की हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसमें जो बिग ओ के हवाले से जो डिफरेंट फंक्शंस है उनकी ग्रोथ कैसी होती है. तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा कि आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी खुद डिराइव कर सकें और उसको देख सकें कि विच वन इज़ बेटर. एल्गोरिथम बेसिकली जो है इट इज़ ए टर्म है और ये बड़ी हमारे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि ये एक मुसलमान साइंटिस्ट जो है 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे, अल-ख्वारिज़मी,
उनके नाम पर रखा गया है. इट इज़ रीड एज एल्गोरिज्म. मीन्स बेसिकली एल्गोरिज्म मीन्स अ सेट which is finite of well defined step by step procedures to solve a problem. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके स्टेप्स होंगे दैट लिमिटलेस नहीं होंगे, उनकी एक डेफिनेट होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होंगे. एंड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसमें डेफिनेटनेस है, इफेक्टिवनेस है, ये चीज़ें हैं. An algorithm is defined in terms of its input, output and is set of finite steps. Input here इसमें जो अगर हम बात करें, it denotes a set of data required for a problem for which algorithm is designed. जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि हमने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को अगर हमने प्रोसेस करना है, तो जो स्टूडेंट्स के जो बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए जो रिकॉर्ड्स आएंगे दैट इज़ द इनपुट. और आउटपुट बेसिकली रिजल्ट्स है. जैसे हम कह सकते हैं कि हमने सेमेस्टर रिजल्ट्स में जीपीए कैलकुलेशंस हैं, एसजीपीए कैलकुलेशन है, ग्रेड्स हैं. और उसके लिए जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ द सेट ऑफ स्टेप्स which constitutes the procedures to solve the problem. क्या जब आप मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एंटर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इनपुट, उनको कैसे प्रोसेस करेंगे तो सो दैट वी कैन गेट द आउटपुट जिसमें ग्रेडिंग आ रही है, सेमेस्टर जो है जीपीए आ रहा है, मींस की क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है, आपको ओवरऑल तमाम सेमेस्टर्स की क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है. इसके अलावा आप पोजीशंस भी निकाल सकते हैं और बहुत सारे जो चीज़ें हैं. दिस विल बी दी आउटपुट. और जो ये स्टेप्स एल्गोरिथम्स होंगे जिसकी मदद से आप इस इनपुट को ट्रांसफॉर्म करेंगे आउटपुट में, दैट विल बी द सेट ऑफ स्टेप्स एंड दैट वी आर मोर इंटरेस्टेड, दैट इज द एल्गोरिथम. तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मोटिवेशन क्या है? देयर आर टूल्स अवेलेबल which can be used to measure how fast a program runs. और इस बेसिकली इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम प्रोफाइलर्स कहते हैं, which measures the running time in milliseconds. कि आप एक गिवन उसको प्रोग्राम लिखते हैं, उसको गिवन सेट ऑफ इनपुट डेटा देते हैं और फिर उसको जब एग्जीक्यूट करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसको परफॉर्म करने में, एग्जीक्यूशन करने में हाउ मच टाइम इज बीइंग स्पेंट. नॉर्मली इसको जो प्रोफाइलर जो है मेजर इन मिलीसेकंड्स एंड दे कैन हेल्प अस टू और ऑप्टिमाइज आवर कोड बाय स्पॉटिंग द बॉटलनेक्स. and this can be a very useful tool, but हम ये प्रोफाइलर्स जो हैं they are irrelevant to algorithm complexity. तो algorithm complexity is something which is designed to compare the two algorithms at the ideal level. हम इसको ideal level पे comparison करना है two algorithms का, not on their running time at that. और उसमें हम जब आइडियल लेवल पर हम जब एल्गोरिथम्स को कंफर्म करेंगे तो वो विल इग्नोर दी लोअर लेवल डिटेल्स कि उसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया गया है. जैसे असेंबली है, C++ है, सी लैंग्वेज है, जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रान है. यू कैन हैव मेनी एल्गोरिथम्स. दी हार्डवेयर दी एल्गोरिथम रन्स ऑन, आप उसको पेंटियम मशीन पर कर रहे हैं या कोर 2 डुओ पे कर रहे हैं. आजकल तो जैसे पेंटियम i5 i7 की हम बात कर रहे हैं, कोर क्वाड डुओ की बात कर रहे हैं, एथलॉन है, सेम्प्रॉन है, AMD के प्रोसेसर्स हैं. वी विल उसकी हम बात नहीं करेंगे, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड्स डिफरेंट है. वी विल कंपेयर एल्गोरिथम उससे ज़रा हट के हम करेंगे. और फिर जैसे बात है कि आपके जो किस्क मशीन्स है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, उनमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो टू परफॉर्म बेसिक टास्क जो है वो डिफरेंट हैं. और फिर एक आपके रिस्क मशीन्स आती हैं जैसे आपके स्मार्टफोन्स हैं, उनमें हैं, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स. तो उसके इंस्ट्रक्शन सेट की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उनके साथ जो भी आपके कंपाइलर्स हैं वो कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, और दे विल आल्सो परफॉर्म सम काइंड ऑफ कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन. तो वो फिर चीज़ें डिफर हो जाती हैं. तो हम एल्गोरिथम को हम आइडिया लेवल पर कंपेयर करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग लेवल. तो जो प्रोफाइलर्स हैं वो बेसिकली जब आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाता है तो उसको वो मेजर करते हैं. तो उसमें जो है जब कंपाइलर मशीन कोड जनरेट कर रहा होता है तो वो किस हद तक ऑप्टिमाइजेशन करता है वो आपको बाज़ वक़्त नहीं मालूम होता, बल्कि अक्सर औक़ात वो छुपा दिया जाता है. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो हम इस कोर्स में ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स एट द आइडिया लेवल. बेसिकली वी वांट टू कंपेयर द एल्गोरिथम्स इन टर्म्स ऑफ जस्ट व्हाट दे आर, वो एक्चुअली हैं क्या, means ideas how something is computed.
एंड जब हम उसकी बात करते हैं हाउ समथिंग इज कंप्यूटेड, तो वी काउंटिंग द मिली सेकेंड वॉन्ट हेल्प अस इन दैट फेज. और ये इट्स वेरी क्वाइट पॉसिबल दैट अ बैड एल्गोरिथम रिटन इन अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज assembly, it runs much quicker than a good algorithm which is written in a high level programming language such as Python or Ruby. It's quite possible. तो इसलिए हम पर जो लो लेवल डिटेल्स हैं उनको इग्नोर करके आइडिया लेवल पर इसको हम कम्प्लेक्सिटी को एल्गोरिथम्स को मेजर करेंगे. So now it's time to define what a better algorithm really is. अगर हम उसमें देखें तो as algorithms they are nothing but programs that perform just a computation and not other things computers often do, such as आपके नेटवर्किंग टास्क हैं या यूज़र से इनपुट लेना है प्रिंटर पे या मॉनिटर पे आउटपुट देना है. हम उस पर बेसिकली बात नहीं, हम फोकस कर रहे हैं टुवर्ड्स द कंप्यूटेशन साइड कि व्हाट एक्चुअली डज. तो जो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है दे अलाउज अस टू मेजर हाउ फास्ट अ प्रोग्राम इज़ व्हेन इट परफॉर्म्स कंप्यूटेशंस. क्योंकि वो जहाँ पर हम इनपुट की बात करेंगे या नेटवर्किंग टास्क की बात करेंगे तो उसमें एल्गोरिथम का कसूर नहीं है, उसमें तो आपके जो डिवाइसेस हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस आ जाती हैं, उनकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी अपनी स्पीड्स वगैरह की बात आ जाती है. तो वो जब आप उसके ज़रिए एग्जीक्यूशन टाइम मेजर करेंगे दैट डजंट हेल्प. सो द एग्जाम्पल ऑपरेशन दैट आर प्योरली कंप्यूटेशनल अगर हम देखें तो दैट इंक्लूड्स कि जैसे आपके न्यूमेरिकल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं सच एज एडिशन मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो इंटीजर्स के हों रियल नंबर्स के हों, इनको हम कंप्यूटेशनल कहेंगे. सर्चिंग विद इन अ डेटाबेस दैट फिट्स इन रैम फॉर अ गिवन वैल्यू के ऑलरेडी वैल्यू जो डाटा सेट आपका जो है वो 10 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 100 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 1000 एलिमेंट भी हो सकते हैं. तो वो अगर ऑलरेडी रैम में पड़े हैं क्योंकि आपका जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है उसमें प्रोसेसर ने डेटा हमेशा मेमोरी से लेना है, तो उसको सर्च करना विद इन डेटाबेस जो रैम के अंदर पड़ा हुआ है, डेटाबेस लिमिटेड उसको रखेगा. तो उसमें से फाइंड दैट वी कंसिडर दिस एज अ कंप्यूटेशनल. Demonstrating the path an artificial intelligence character will walk through in a video game so that they only have to walk a short distance within their virtual world. तो उसको जो path determine करना है we see this as a computational. जैसे अगर आप रनिंग रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न मैचिंग ऑन अ स्ट्रिंग, अगर आप कुछ वर्ड ढूंढ रहे हैं या कुछ लेटर्स को आप ढूंढ रहे हैं विद इन अ स्ट्रिंग में कैन बी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसमें जो है वी कंसिडर दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन एज द कंप्यूटेशनल. तो हम इन complexity analysis में we will measure how fast a program is when it is performed such type of computations. तो यहाँ से एक बात हम बखूबी अख़ज़ कर सकते हैं कि computational is basically ubiquitous in computer programs. तो complexity analysis है, it is basically a tool that allows us to explain how an algorithm behaves as the input grows larger. तो यानी कि जितनी आपकी इनपुट जो है वो लार्जर होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, तो उसका बिहेवियर क्या होगा. तो इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि इफ वी फीड इट अ डिफरेंट इनपुट हाउ विल द एल्गोरिथम बिहेव. फॉर एग्जांपल कि इफ आवर एल्गोरिथम टेक्स 1 सेकंड टू रन फॉर एन इनपुट साइज ऑफ 1000, तो हम ये देखना चाहेंगे कि हाउ विल इट बिहेव if we double the input size. बजाय 1000 की अगर हम 2000 या 3000 की भी अगर हम इनपुट दें तो how the algorithm behaves, and उसमें हम देखेंगे कि वो टाइम कितना लेगा. In practical programming में जो है this is important as it allows us to predict how our algorithm will behave when the input data becomes larger. तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की हम बात करेंगे. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अ नंबर ऑफ प्रोसीजर दैट इज एल्गोरिथम्स आर पॉसिबल एंड एल्गोरिथम इज एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ गुड इट इज़. अगर हम उसके हवाले से बात करें, कंप्यूटेशंस के हवाले से बात करेंगे, अगर आपने एक डाटा को सॉर्ट करना है तो अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी जो है वो हम एंड रिजल्ट तो सॉर्टिंग ही होता है, मगर उसमें डिफरेंट प्रोसीजर से हम जो है वो बुक्स को सॉर्ट कर सकते हैं, फोल्डर्स को सॉर्ट करते हैं, कोई डिफरेंट तरीके से करते हैं. कभी हम बुक्स को ISBN के हवाले से सॉर्ट कर लेते हैं, कभी हम उसको फर्स्ट नेम ऑफ टाइटल के हिसाब से कर लेते हैं, कभी हम उसको ऑथर्स के हिसाब से कर लेते हैं. तो वो बेसिकली सॉर्टिंग ही है बट बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. तो एन एल्गोरिथम इज एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ गुड इट इज़
एंड एल्गोरिदम इज एनालाइज विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि हमने एनालिसिस जो है वो एक तो कंप्यूटेशंस बेस्ड पे करना है और किस रेफरेंस से करना है। वी विल कंपेयर द एल्गोरिदम्स ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टनेस, we will compare it, analyze it with execution time, we'll analyze with the amount of memory required, the simplicity and clarity, and optimality. Correctness के हवाले से अगर हम देखें तो it means correctness के हवाले से a precondition, for example, that is input is always satisfies some post condition that is output. कि आपकी जो correctness है कि जो preconditions हैं वो always satisfy करेंगी output को। एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव एन एल्गोरिथम ए विच इज डिजाइन टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें जो आपकी प्री कंडीशन है वो आपकी है लिस्ट ऑफ नंबर्स, मगर लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो आपका जो साइज है उसका वो वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम नंबर। अब वो मैक्सिमम नंबर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, मिलियन के इट कैन क्रॉस मिलियंस। तो हमने ये देखना है कि जो है आपका वो उसको जो करेक्टनेस है, इट मीन्स व्हेरेवर इज द इनपुट तो पोस्ट कंडीशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ द सेम साइज एज द इनपुट एंड स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर को उसके हिसाब से उसको सॉर्ट कर दे। दैट इज द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम। अगर वो ये काम कर देता है तो इट मीन्स कि वो उसकी करेक्टनेस जो है वो हम कर सकते हैं कंपेयर। द सेकेंड क्राइटेरिया इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। एग्जीक्यूशन टाइम मीन्स द रनिंग टाइम which usually means the time that its implementation takes in a programming language। हम यहाँ से मीन्स कि वो जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब उसको हम कोड करेंगे तो उसके बाद एग्जीक्यूशन क्या होगी। एंड एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स हैं। एग्जीक्यूशन टाइम डेफिनेटली वो इंक्रीज करेगा विद इनपुट साइज, although it may vary for distinct input for the same size। बेशक आपके 10 एलिमेंट्स हो मगर वो आपकी जो है वो वेरी कर जाएगा फॉर डिस्टिंक्ट इनपुट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा पे। एग्जीक्यूशन टाइम इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द हार्डवेयर एनवायरनमेंट, जैसे आपका CPU या CPU की स्पीड, प्राइमरी मेमोरी कितनी है, 2 GB है, 3 GB है, 4 GB। आजकल तो चूँकि मेमोरी जीबीज में आती है, अब उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है या 2.8 है या 3.2 है, तो वो भी चीज़ें इफेक्ट तो करती हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे। एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कौन सा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है टू कन्वर्ट दी source code into machine language। So in other words, we can say that the same algorithm when run in different environments for the same set of inputs may have different execution times। And this happens with me when I was writing program for my PhD thesis। उसके लिए जो मैंने वो जो काम किया था उसको जब मैंने टेस्ट करना था तो हैव टू कोड को जो है वो मैंने एग्जीक्यूशन टाइम ही मेजर करना था। तो सेम मैंने उसके लिए ड्राइवर प्रोग्राम लिखे, प्रोफाइलर बेसिकली खुद डेवलप किए थे मैंने। तो आई अमेजिंगली आई फाइंड आउट कि जब उस प्रोग्राम को मैं विंडोज एनवायरनमेंट में रन करता था तो उसकी वैल्यू सेम सेट ऑफ इनपुट डेटास पे डिफरेंट आ रही थी। एंड आई जो हमने उसको लाइनक्स एनवायरनमेंट पे जब हमने रन किया और यूनिक्स एनवायरनमेंट पे रन किया तो एस्टोनिशिंगली वी गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। So, is it possible that the same algorithm will run in different environments for the same input of data may have different execution time? और मैंने आपको एक practical example दी है जिसमें personally find this out। और मैंने जितने उसमें कोई मैंने 9-10 different डेटा सेट्स के ऊपर और डिफरेंट उस पर टेस्टिंग की थी एंड आई फाइंड एवरी टाइम आई फाइंड डिफरेंट रिजल्ट। इवन के जो अब जब हम बात करते थे उसमें एक ही अगर लाइनक्स मशीन की हम बात कर रहे हैं जहाँ से मैंने फाइनली उसकी वर्किंग किया वर्कआउट किया, तो इवन के जो सेम डेटा वैल्यूज़ को जब मैं बार बार रन करता था फॉर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइम्स तो उसमें भी वेरिएशन आ रही थी। तो फाइनली वो हमने उसको 20 टाइम्स इंक्लूड किया और उसकी जो एवरेजेस थी फिर हमने यूज़ किया फॉर अपने PhD को काम में। तो दैट मे हैपन कि सेम इनपुट डेटा इट मे हैव डिफरेंट रिजल्ट्स, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। रनिंग टाइम आप कैसे एस्टिमेट करते हैं कि अब अगर रनिंग टाइम की बात करें तो एन एल्गोरिथम इन जनरल कंसिस्ट ऑफ सम इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं
उसमें आपकी लूपिंग हो सकती है, सम डिसीजन मेकिंग मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और उसमें अदर बुक कीपिंग ऑपरेशंस भी हो सकते हैं कि सच जैसे अगर आप एरे यूज़ कर रहे हैं तो उसके इंडेक्सेस को इंक्रीमेंट करना है वन बाय वन, यू हैव टू उसको इंक्रीमेंट करने के लिए यू हैव टू कंप्यूट दी एरे इंडेक्सेस मीन्स उसके जो एड्रेसेस हैं, जैसे सेटिंग पॉइंटर इन डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम बुक कीपिंग ऑपरेशंस कहेंगे, ये नॉर्मली हम बैंकिंग और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं. बट सम ऑफ दीज टास्क दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट एंड सम आर नॉट. जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ लूप्स की अगर हम बात करें तो इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ इनपुट, वो भी डिफर कर जाएगा. एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वन पास थ्रू अ लूप मे बी मच मोर देन द एग्जीक्यूशन टाइम इन अनदर पास. तो ये भी हो सकता है कि एक लूप में एक दफ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे तो वो डिफरेंट हुआ, नेक्स्ट टाइम किया वो कम हो गया, डिफरेंट हो गया, बढ़ गया. And one algorithm it may have longer loop bodies than another algorithm for the same problem. उसके अगर loop bodies में ज़्यादा है तो number of computations ज़्यादा involve हो गई हैं तो execution time भी, तो इस यहाँ से हम एक estimation ले सकते हैं. But it may not be a very good idea to measure the execution time by means of number of loops in an algorithm. तो उसमें फिर अब जैसे गया कि we can ignore the initialization, the loop control and other bookkeeping and just count the basic operations which are performed by an algorithm. वो तो सारे सेम आ रहे हैं. जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि जैसे to multiply two matrices, the basic operation is multiplication. And to sort an array, the basic operation basically जो है वो उसमें comparison of array elements है, क्योंकि उसके कंपैरिजन करके आपने उसके बाद उसको मूव करना है और शिफ्ट करना है. तो दैट आर वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दी. हम जो लूप की इनिशियलाइजेशन है, इंक्रीमेंट्स हैं, उसको हम ज़रा इग्नोर करेंगे. तो वो हम कह सकते हैं बेसिकली कि द नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन एन एल्गोरिथम is a good measure of the execution time of an algorithm and a good criterion for comparing several algorithms. And how does memory requirements they matter? And to solve a certain problem, it is obvious that data are stored in main memory. So apart from this storage requirement, an algorithm may demand extra space. One means to store intermediate results. जब आप move कर रहे हैं data को उस हवाले से, जैसे some data structure you may have to use like stacks हैं, queues हैं. And as memory is a very expensive thing in computation, a good algorithm should solve a problem with as minimum as possible memory accesses. यहाँ पर मैं बेसिकली थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि वाई उसको हम मेमोरी को एक्सपेंसिव कह रहे हैं कि देयर इज़ अ मेमोरी एंड प्रोसेस मेमोरी स्पीड बॉटलनेक. तो उसमें जो आपका जो प्रोसेसर है उसके अंदर जो रजिस्टर्स हैं बेसिकली दे आर दी टेम्परेरी मेमोरी, वो सबसे करीब होते हैं प्रोसेसर से. उसको डाटा बसेस जो हैं उसके ज़रिए वो चीज़ें उसको मिल जाती हैं. मगर रजिस्टर्स जो है उनका साइज़ हमेशा बिट्स में मेजर किया जाता है. आजकल जो है वो उसमें 64 बिट्स के भी हैं, 32 बिट्स के भी हैं, मैक्सिमम 128 या 180 बिट्स के हो सकते हैं. नॉर्मली 128 के आजकल मेरा ख्याल है कि वो मैक्सिमम आ रहे हैं, जो आपको ये डिपेंड करता है आर्किटेक्चर. अब वहाँ से उससे ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं कर सकता. और वॉल्यूमर आर्किटेक्चर में आपका जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दे आर बोथ कैप्ट इन रैम, और वहाँ से प्रोसेसर ने उसको लेना होता है. और वहाँ पे जो है उसको जब वो डेटा भेजता है या कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है, दे आर पास्ड वाया द सिस्टम बस. सिस्टम बस के ज़रिए जाते हैं. अब सिस्टम बस के लिए जाते हैं तो उसकी विड्थ वेरी करती है और वो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और वो जो जितना ज़्यादा उनको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उतने क्लॉक साइकिल्स आपके ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. अमूमन जैसे देखा गया है कि रजिस्टर से अगर हमने डेटा और ये इंस्ट्रक्शन जब प्रोसेसर को चाहिए होती है तो वो उसको मे बी इट कैन बी यू कैन हैव इट इन लेट्स से 19 नैनोसेकेंड्स. मगर जब मेमोरी से आती है तो इसमें उसको स्लो भी हो सकता है और वो उसको 5 या 6 नैनोसेकेंड्स से उससे भी वो डिफर कर सकता है. तो इसलिए वो उसकी कोशिश, ये जो कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ये भी इसलिए डाला गया है कि प्रोसेसर को जितनी जल्दी डेटा मिले वो प्रोसेसिंग करे. इसलिए आपकी जो कैशे मेमोरी है वो अब उसके भी डिफरेंट हायरार्कीज डाल दी गई हैं, L1, L2, L3 कैश. तो वो भी बेसिकली वो मेमोरी से कॉपीज ला के रखता है और वहाँ से वो क्विकली उसकी कोशिश होती है कि वो प्रोसेसर को, तो वो जितना ज़्यादा आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे
तो उसकी वजह से भी आपका जो है एल्गोरिदम इट कैन वो जो है मेमोरी रिक्वायरमेंट्स वो मैटर करती हैं, वो आपका स्लो हो जाएगा। तो देर इज़ सम टाइम हम मेमोरी जो है रन टाइम ट्रेड ऑफ करते हैं। We can reduce the execution time by increasing the memory usage, and we can increase the execution time by decreasing the memory usage, or vice versa. तो हम ये कह सकते हैं कि execution time of searching algorithm over the array can be greatly reduced by using some other arrays to index element in the main array। उससे जो है वो आपका ट्रेड ऑफ हो सकता है। Why simplicity and clarity is considered, जैसे हमने फोर्थ क्राइटेरिया की बात की थी कि basically this is the simplicity and clarity is a quantitative measurement in algorithm analysis, and algorithm जो है is usually is expressed in English like language, या हम उसको सूडो कोड में करते हैं so that it can be easily understood, simplicity and clarity के हवाले से। And this matters because it is then easy to analyze quantitatively over other parameters such as ease to implement by a programmer को कितनी आसानी से करता है, ease to develop a better version or to modify for other purposes। तो that's why we have to see also the simplicity and clarity। फिर अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने कहा था कि there is an concept of optimality, वो क्या चीज़ है? It is observed that whatever be the clever procedure, जितना मर्जी आपका algorithm clever हो, we follow an algorithm cannot be improved beyond a certain point। जितना मर्जी हम उसको एक certain point तक हम उसको improve कर पाएंगे, उसके बाद हम उसकी जो है वो improvement वो possible नहीं रहती। तो there are three cases that may arise specific to an algorithm। Best case है which will take the minimum execution time। एवरेज केस इंडिकेट करता है बिहेवियर ऑफ एल्गोरिदम इन एन एवरेज सिचुएशन, और वर्स्ट केस जो है वो आपका बेसिकली ये चीज़ शो करेगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम। तो कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑप्टिमैलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ इनपुट, एंड उनको हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इनपुट विच इज लेट्स से स्मॉल n, एंड एक्सप्रेसिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम से इसको हम जैसे कहते हैं कि t of n इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर हम डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस सेट पर इनपुट पे जो है वो उसने 5 मिलीसेकंड लिया, इस सेट पर उसने 3.3 मिलीसेकंड लिया, इस सेट पर उसने 4 लिया, इस पर 5 लिया एंड इस पर 2 लिया, और इसमें ये देखें तो बेसिकली जो इसका ये एग्जीक्यूशन टाइम है t of n इज डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट। और हमने इसको अगर हम यहाँ से देखें तो दिस इज द वर्स्ट केस, मीन्स के मैक्सिमम 5 मिलीसेकंड हैव बीन टेकन टू परफॉर्म दी कंप्यूटेशंस, और जो सबसे बेस्ट केस मिला हमें मिला वो मिला 2.5 के करीब है, और उसके दरमियान जितना आ रहा है वो हम कह सकते हैं कि दैट कैन बी एन एवरेज केस, क्योंकि वो बिहेवियर है। तो इस हवाले से complexity analysis में हम कहेंगे तो बेस्ट केस एनालिसिस मीन्स इट गिवन द एल्गोरिथम एंड साइज ऑफ इनपुट n that makes it run fastest compared to all other possible inputs of size n। So what is the running time? Worst case analysis में given the algorithm and input of size n that make it run slowest, वो सबसे slow कब चलेगा compared to all other possible inputs of size n। So what is the running time? So a bad या worst case complexity doesn't necessarily means that the algorithm should be rejected at all, क्योंकि वो सिर्फ ये बताता है कि मैक्सिमम जो है वो उसका क्या होगा, स्लोएस्ट टाइम क्या हो सकता है। एंड एवरेज केस एनालिसिस इज गिवन द एल्गोरिथम एंड द टिपिकल एवरेज इनपुट ऑफ साइज n, व्हाट विल बी, इट गिव्स यू व्हाट विल बी द रनिंग टाइम। तो यहाँ से जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि कॉम्प्लेक्सिटी चाहे वो टाइम की हो या हम स्टोरेज के हवाले से देखें ऑफ एन एल्गोरिथम इज यूजुअली अ फंक्शन ऑफ n सच एज अ पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक्स। तो बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन जो है दैट इज हाउ द फंक्शन चेंजेस विद n इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर स्टैंडर्ड फंक्शंस के हम उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, and expressing the complexity function with reference to other known function उसको कहते हैं asymptotic complexity।
तो हम फंक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं बाय देयर एसिम्प्टोटिक ग्रोथ। तो एसिम्प्टोटिक ग्रोथ मींस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन। एक किसी भी फंक्शन का जो है रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, और जब हम गिवन पर्टिकुलर डिफरेंशिएबल function f of n, तो all other differentiable functions fall into three classes. Either they are growing with the same rate, or they are going for the faster, और या वो growing slower at any given time। को यही होगा कि या तो वो सेम रेट पे ग्रो कर रहे होंगे, या फास्टर एक दूसरे से फास्टर कर रहा होगा, या एक दूसरे से स्लोअर कर रहा होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि थीटा क्या है। हम दो फंक्शंस की अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ n एंड g of n, f of n and g of n are two different functions and they have the same rate of growth। उस वक्त उनकी सेम रेट ऑफ ग्रोथ कब होगी कि when we talk about कि उनकी जो लिमिट्स हम लेंगे f of n over g of n, तो that will be a c, where c is a constant, where c varies between 0 to infinity and n is approaching to infinity। तो नोटेशन इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम ये कह सकते हैं कि f of n is theta of g of n which is pronounced theta। तो इसमें यह है कि जो f of n और g of n का जो ग्रोथ रेट है वो सेम है। और अगर आपका वन f of फंक्शन जो है f of n it grows slower than g of n और g of n grows faster than f of n, तो ये उसी के में होगा कि if limit f of n is g of n is approaching 0 when n is approaching infinity, तो उसको हम कहते हैं कि इसके लिए नोटेशन हम यूज़ करेंगे कि f of n is o of little o of g of n which is pronounced little o। और अगर आपका वो फास्टर वाला केस है तो लिटिल ओमेगा f of n grows faster than g of n और g of n grows slower than the f of n। और ये उसको क्या है कि when limit f of n of g of n is infinity and n is tends to infinity। इसकी नोटेशन जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि अगर हमने जो f of n को बताना है कि वो फास्टर है than g of n, तो हम ये कहेंगे कि f of n is omega g of n which is pronounced little omega। लिटिल ओमेगा और लिटिल o क्या है कि अगर हम ये इसकी हवाले से हम अगर बात करें तो if g of n is o of f of n, तो हम ये कह सकते हैं कि f of n is omega of g of n। Examples, compare n and n square। तो limit n over n square is equal to 0 when n approaches infinity, और इसको हम कह सकते हैं कि n is little o n square। और जब हम इसकी बात करते हैं कि limit n square over n is equal to infinity, n is approaching infinity, तो हम ये कह सकते हैं कि n square is equals ओमेगा ऑफ n। तो रिलेशनशिप थीटा रिलेशनशिप ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? यहाँ पर हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि इफ दे आर हैविंग द सेम रेट ऑफ ग्रोथ, तो इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस। बेसिकली क्या हो रहा है कि वी गिव्स अस अ पार्टीशन ओवर दिस सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस या क्लासेस ऑफ इक्विवेलेंस। बेसिकली फंक्शन इज वन and the same class are equivalent with respect to their growth। The two algorithms, they can have the same complexity if the functions representing the number of operations have the same rate of growth। तो उनकी टू algorithms की complexity same होगी, उनका जो है growth rate same है। So among all functions with the same rate of growth, we choose the simplest one to represent the complexity। हम उसमें से सबसे simplest लेंगे। एग्जाम्पल है कि हम उसका लेते हैं कि कंपेयर करते हैं n एंड n+1/2 को। तो जब हम इसको कहेंगे कि लिमिट n of n +1/2, उसको जब लिमिट हम लेते हैं तो वो c आती है, विच मीन्स द सेम रेट ऑफ ग्रोथ। तो हम ये कह सकते हैं कि n+1/2 इज थीटा ऑफ n। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ लीनियर फंक्शन जो है वो ये बन रही है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं वेयर वी कैन कंपेयर n स्क्वायर एंड n स्क्वायर प्लस 6n। तो जब हम इसकी भी लिमिट लेंगे तो वो n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 6n, तो वो भी c आ रही है विच हैव द सेम रेट ऑफ ग्रोथ।
तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 6n जो है वो थीटा ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि n स्क्वायर इज दी मैक्सिमम उसमें जो बड़ी है। इसका इस रेट को जो ऑफ ग्रोथ है वी कॉल इट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा, डबल हो रहा। अगर हम उसको कहते हैं कि कंपेयर log ऑफ n एंड log n स्क्वायर, तो उसकी हम लिमिट लेंगे log ऑफ n ओवर log n स्क्वायर, तो वो आएगी 0.5 या 1/2, तो ये भी सेम रेट ऑफ ग्रोथ है। तो log ऑफ n स्क्वायर इज बेसिकली हम इसमें कह सकते हैं कि इट इज थीटा ऑफ log n, तो ये बेसिकली लॉगरिथमिक रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हम ये डिफरेंट एग्जांपल्स देखें थीटा के हवाले से, तो n क्यूब है या 5n क्यूब है प्लस 4n है, 105n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 6n। तो अगर अब इसमें तमाम में देखेंगे तो जो हायर ऑर्डर टर्म है हमने सिर्फ उसी को कंसिडर करना है, क्योंकि उसी का इफेक्ट है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हमने जैसे कहा कि कोफिशिएंट्स को हम इग्नोर करेंगे, कांस्टेंट्स को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। अगर ओ जैसे हम ये n स्क्वायर हो या किसी का कम्प्लेक्सिटी अगर 5n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 है या n स्क्वायर प्लस 5 है, तो उसमें हम हायर ऑर्डर डिग्री को ही देखेंगे, तो ये हम कहेंगे कि थीटा ऑफ n स्क्वायर है। इसी तरह log n स्क्वायर log n प्लस n क्यूब, तो उसमें हम बेसिकली वो कहेंगे कि ये log ऑफ n है। तो कंपेयरिंग फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इफ़ दे हैव सेम रेट ऑफ ग्रोथ, तो फिर हम कहेंगे कि g ऑफ n इज बेसिकली थीटा ऑफ बिग थीटा इज ऑफ फंक्शन ऑफ n, बिकॉज दे हैव, अगर उनका डिफरेंट ग्रोथ रेट है तो हम उसको जो है वो g ऑफ n वो हम कह सकते हैं कि इट्स o। अगर हम स्मॉल o करेंगे f ऑफ n, इट मीन्स कि g ऑफ n ग्रोज स्लोअर देन f ऑफ n, एंड हेंस हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ n इज बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n। और अगर ये केस हो कि g ऑफ n इज ओमेगा ऑफ f ऑफ n, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ n इट ग्रोज फास्टर देन f ऑफ n, और जो है वो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ n इज स्मॉल o ऑफ g ऑफ n। तो उस हवाले से अब ये कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो बिग ओमेगा जो इन्वर्स है ऑफ बिग ओ, वो बेसिकली ओमेगा है, ये उसको बिग ओमेगा भी कहते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपका f जो अगर g ऑफ n की फंक्शन है विच इज़ अ बिग ओ ऑफ f ऑफ n, तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ n इज बेसिकली द ओमेगा ऑफ g ऑफ n। तो इफ f ऑफ n ग्रोज फास्टर और विद द सेम रेट एज g ऑफ n, हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ n इज बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n। तो हम इसकी अगर हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल डेफिनेशन अगर हम थोड़ा सा देखें तो डेफिनेशन क्या है कि फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी t ऑफ n अ नॉन नेगेटिवली वैल्यूड फंक्शन, t ऑफ n इज अ सेट ओमेगा g ऑफ n if there exist two positive constants c and n naught such that हम ये कह सकते हैं कि t of n is greater than equal to cg of n for all n greater than n naught, meaning for all data sets big enough, for example n से लेके n0 तक, the algorithm always execute in more than cg n steps। तो यहाँ से अगर हम ये देखना चाहें तो जिसका ग्रोथ रेट हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं कि ये x है, ये x0 है, तो हम ये देखेंगे कि g ऑफ x है विद रेफरेंस ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ से वो चेंज हो रहा है। तो इसी तरह c इंटू जी ऑफ x अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पर शुरू से ही उसका बिहेवियर जो है वो बहुत डिफरेंट हो रहा है। मगर हम तो जब ये कहेंगे तो इसको हम बिग ओ या बिग थीटा की नोटेशन इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिग ओमेगा की अगर हम उसकी डेफिनेशन लें तो लेट f of x and g of x be two functions, then we can say that f of x is basically big omega of g of x if there exists a constant c and x naught both are greater than 0 such that f of c is greater than equal to c into g of x for all x greater than equal to x naught। तो हम ये कह सकते हैं कि f of x is asymptotically greater than or equal to g of x। तो बेसिकली जो बिग ओमेगा है इट गिव्स एन एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो वर्स्ट के सिनेरियो में जो है वो बिग ओमेगा जो बिग ओ है वो अपर बाउंड की जो है वो एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड को देता है, जबकि जो उसका इन्वर्स है
तो बिग ओमेगा गिव्स एन एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। और अगर हम ये यहाँ पर देखें तो ये जो बिग थीटा है जो उस हवाले से चल रहा है, और बिग ओ जो है वो वर्स्ट केस में चल रहा है। तो बिग थीटा की अगर हम देखें तो लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस, तो वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली थीटा ऑफ जी ऑफ एक्स if there exists a constant c1, c2, x0 and they are both greater than 0, such that for every integer x belongs to x is greater than or equal to x0, we have c1g of x, basically it's always be greater than f of x, and that will always be greater than greater than or equal to c2g of x। तो इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि f of x is asymptotically equal to gx and fx is bounded above and below by gx, big theta gives an asymptotic equivalence, क्योंकि ग्रोथ रेट सेम है। तो जो बिग ओ नोटेशन है उसमें हम ये कह सकते हैं कि f of n is basically a big O of g of n, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि it means if f of n grows with same rate or slower than g of n। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम x0 के हवाले से देख रहे हैं c इंटू जी ऑफ एक्स, और ये तो इससे लोअर उसमें कर रहा है। तो बिग ओ को हम ये कह सकते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी द टू फंक्शंस, तो वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली बिग ओ ऑफ g of x if there exists a constant c and x0 greater than 0 such that ये फंक्शन x है it is greater than equal to c into g of x for all x greater than equal to x0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a f of x बेसिकली जो है वो asymptotically less than or equal to g of x है। तो यहाँ पर जो बिग O है वो बेसिकली आपको ये देता है कि it gives an asymptotic upper bound। The big O notation is used in computer science to describe the performance or complexity of an algorithm. The big O specifically it describes the worst case scenario। ये बार बार मैं ये बात करूँ कि it describes the worst case scenario and can be used to describe the execution time required or the space used, for example in memory or on the disk, by an algorithm. It always considers the worst case scenario। And big O notation characterizes functions according to their growth rate. So different functions with the same growth rate may be represented using the same O notation. It is used to describe an algorithm's usage of computational resources. The worst case or average case or running time or memory use is often expressed as a function of the length of his input, so using the big O notation। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इट डिस्क्राइब्स कि हाउ द एल्गोरिथम स्केल्स मींस परफॉर्मेंस क्या होगी इन द वर्स्ट केस सिनेरियो एज इट इज रन विद मोर इनपुट। जितनी हम ज़्यादा इनपुट डालते जाएंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ये क्या इसकी परफॉर्मेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल कि इफ वी हैव अ सब रूटीन हमने लिखी है दैट सर्चेज एन एरे आइटम बाय आइटम लुकिंग फॉर अ गिवन एलिमेंट, कि हमने लेट्स सपोज कि 10 एक एरे है जिसके 10 एलिमेंट्स हैं और हमने उसके एलिमेंट्स को देखना है कि जब तक हमें उसमें गिवन एलिमेंट्स ना मिल जाए। The scenario that the big O describe is that when the target element is last or not present at all, तो जब तक उसका वो लास्ट एलिमेंट का हमें नहीं पता लग जाता, यानी मीन्स कि या तो सबसे आखिरी होगा या वो उसमें मौजूद नहीं होगा, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। So this particular algorithm is O of n, so the same algorithm working on an array with 25 elements should take approximately 5 times longer than an array with 5 elements, क्योंकि worst case में वो इसी तरह होगा, वो linearly करेगा। The big O notation allows the algorithm designers to predict the behavior of their algorithms and to determine which of multiple algorithms to use। हम उसको predict करते हैं behavior का, और उसमें से हम we can select कि हमें कौन सा use करना चाहिए in a way that is independent of computer architecture or its clock rate। A description of a function in terms of big O notation usually only provides an upper bound of the growth rate of the function। ये lower bound को नहीं देता,
उसके लिए बिग ओमेगा वो लोअर बाउंड को देता है। तो इन टिपिकल यूजेज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली, rather the O notation for a function f of x is derived by the following simplification rules. कि if of x is a sum of several terms है तो the one with the largest growth rate is kept and all others are omitted, क्योंकि वही उसकी worst case में ज़्यादा helpful होगा। And if f of x is a product of several factors, जैसे कि हमने last lecture में देखा जिसको हमने product rule कहा था, any constant terms in the product that do not depend on x they are omitted। जैसे एग्जाम्पल है कि if f of x जो है 6x4 minus 2x3 plus 4 आता है and suppose we wish to simplify this function, तो using the O notation हम क्या करेंगे कि हम उसका करेंगे add describe its growth rate as x approaches infinity, means x is going towards infinity. The function is basically sum of three terms as 6x4 minus 2x3 or 5. So of these three terms, the one with the highest growth rate is the one with the largest exponent as the function of x, जो कि namely है 6x4. Now one may apply the second rule, 6x4 is a product of 6 and x4 in which the first factor does not depend on x. तो omitting this factor results in a simplified form जिसको हम x4 to the power 4 कह सकते हैं. So thus we can say that f of x is a big O of x to the power 4, or mathematically we can write f of x is O big O of x to the power 4. अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे वाले से भी देख लेंगे. जैसे O of 1 की हम बात कर रहे हैं तो it describes an algorithm that will always execute in the same time या space regardless of the size of the input data. उसके size of input data जितना भी हो जाए वो 1 होगा. जैसे determining if a number is even or odd, push and pop operation उसने एक ही टाइम में करने हैं, insert and remove operations for a queue. तो इनको हम कह सकते हैं कि ये जितना मर्जी इनपुट साइज हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहे. इन्होंने हमेशा, क्योंकि जब हम स्टैक की बात करते हैं तो उसका पुश एंड पॉप हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पर ही होना है. उसके बाकी हमने एरेज को और उसके जो मेंबर्स हैं उसको हमने एक्सेस ही नहीं करना. इसलिए वो आपका स्टैक साइज जो है वो चाहे 64 किलोबाइट हो या 120 किलोबाइट हो या 1 मेगाबाइट भी हो जाए, तो उसमें उसका जो एल्गोरिथम होगा उनको पुश और पॉप ने हमेशा टॉप वाले को ही देखना है. तो इसलिए हम उसकी ग्रोथ जितनी मर्जी भी कर लें तो वो बनी रहेगी, वो इनपुट साइज पर मैटर नहीं करेगी. इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशंस जो है क्यू में जैसे कतार का असूल होता है कि जो भी नया आदमी कतार में आता है वो सबसे आखिर में कतार में खड़ा हो जाता है, और जो जिसको सर्विस मिलती है वो सबसे आगे वाला जो कतार में खड़ा होगा उसी को सर्विस मिलेगी. जिसको इन दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं कि द इंसर्शन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द एंड एंड द डिलीशन टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग. तो इसमें जो है वो हम इसका कह सकते हैं कि इन एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O1 ही होगी, क्योंकि ये इनपुट साइज पर मैटर नहीं करता. उसने हमेशा पहले या आखिर से एडिशन करनी है तो सबसे आखिर में करनी है, उसको उतना ही टाइम लगना, चाहे वो 10 एलिमेंट हो या 20वां एलिमेंट हो जाए या 30वां हो जाए, उसको टाइम उतना ही लगना. इसी तरह उसकी चूँकि डिलीशन एट दी स्टार्ट है तो वट एवर इज द साइज ऑफ द क्यू इट डजेंट मैटर, उसने हमेशा पहले वाले ही एलिमेंट को वहाँ से निकालना है. तो उसकी इसका कोई भी एल्गोरिथम होगा तो उसकी उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 0 of 1 ही होगी, बिग O या 1 का. बिग ऑफ n जो है डिस्क्राइब्स एन एल्गोरिथम whose performance will grow linearly and in direct proportion to the size. वो लीनियरली ग्रो करेगा और उसका जो प्रोपोर्शन है कि साइज ऑफ इनपुट डेटा सेट पे अब बात आ जाएगी. जैसे एग्जांपल है कि फाइंडिंग द मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट्स इन अ लिस्ट और सिक्वेंशियली सर्चिंग इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स. तो जैसे हम उसमें कहते हैं तो वो उसके लिए हमें अगर अब 5 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 5 दफ़ा देखना पड़ेगा. अगर 25 एलिमेंट है तो वो हमें 25 दफ़ा देखना पड़ेगा. अगर 50 है तो मैक्सिमम हमें वर्स्ट केस में 50 देखना पड़ेगा. तो ये हमने देखा कि जितनी आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ रही हैं और आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी की ग्रोथ है वो भी लीनियर ही है, उसका मल्टीपल ही आ रहा है समवेयर. तो ट्रावर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट जैसे आप एरे को करेंगे विद n एलिमेंट्स तो वो उसको भी हम वो अगर हम देखें तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ इनपुट साइज पर ही डिपेंड कर रही है और उसको वो लीनियरली ग्रो कर रही है.
एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कि एक हमने फंक्शन लिखा है काउंट कंटेन्स वैल्यू, जिसके दो पैरामीटर्स हैं, एक स्ट्रिंग एरे है, एक स्ट्रिंग बेसिकली वैल्यू है, रिटर्न करेगा वो ट्रू या फॉल्स। तो अब उसमें हमने एक लूप में चेक कर रहे हैं कि फॉर आई इंट 0 आई इज लेस देन स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो हम ये देखने के अगर वो जो ith एलिमेंट है अगर वो y के बराबर वैल्यू के बराबर है तो हम रिटर्न कर दें ट्रू और वी शुड नॉट सर्च मोर, और अगर वो नहीं है तो वो ये लूप के बाद जो है लूप जब ब्रेक उसी वक्त होगा जब तमाम एलिमेंट्स को चेक कर चुका होगा और वो नहीं जब मिलेगा तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो बेसिकली इसमें जो है वो अब ये चूँकि डिपेंड कर रहा है इसकी ग्रोथ जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, तो ये उसी तरह लीनियरली ग्रो करेगी। तो दिस एग्जांपल आल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स कि हाउ बिग O फेवर्स द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस सिनेरियो। A matching string could be found during any iteration of the for loop and the function would return nullly, but big O notation will always assume the upper limit where the algorithm will perform the maximum number of iterations. Worst case वो देखेगा। A big O of n square जो है it represents an algorithm whose performance is directly proportional to the square of the size of input data sets. Examples आपकी bubble sort हैं, comparing two-dimensional array of size n by n, finding duplicates in an unsorted list of n elements implemented with two nested loops, तो ये उसकी निकल आएगी। So this is common with algorithms that involve nested iterations over the data set। तो उसमें डीपर आपकी जो nested iterations हैं they will result in n cube and n4। जैसे हमने वो वही है कि हम उसमें कंटेन्स डुप्लीकेट्स को देखना चाह रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उसी की एक तो चल रहे हैं फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 0, आई जो है वो स्ट्रिंग लेंथ से आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इनर लूप को j टू 0 और उसको हम j को चलाएंगे टिल दी लेंथ स्ट्रिंग लेंथ और j प्लस प्लस करेंगे। तो शुरू में तो वो अगर i और j बराबर है तो डोंट कंपेयर विद सेल्फ, क्योंकि वो आप कंटिन्यू कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या है कि अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो फिर स्ट्रिंग ऑफ i को आप कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग ऑफ j के साथ, तो अगर वो बराबर निकल आएंगे तो आप रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो उसमें इसका मतलब है कि नहीं मिला तो यू विल रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो इनपुट साइज है डेटा का विच इज़ n उस पर डिपेंडेंट है इसकी कम्प्लेक्सिटी, और वो चूँकि दो दफ़ा डबल लूप था तो इसलिए वो n स्क्वायर हो गई। O to the power n जो है denotes an algorithm whose growth will double with each additional element in the input size। यानी अगर आपका इनपुट साइज का एलिमेंट 1 है तो वो 2 रेज़ पावर मीन्स कि वो 2 आइटरेशन में बता देगा। अगर 2 होता है तो 2 रेज़ पावर 4 में बता देगा, 2 रेज़ पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा, और अगर थर्ड एलिमेंट डालेंगे तो वो 2 रेज़ पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बिग O basically gives the upper bound for time complexity of an algorithm. It is usually used in conjunction with processing data sets such as lists, but it can also be used elsewhere. तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे a few examples of how it is used, suppose we have an array of n elements in the array n, and if you wanted to access the first element of the array, this would be O of 1. Since it does not matter how big the array is, it always takes the same constant time to get to the first item. जो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि array of 0 is basically is x. But if we want to find a number n in the list, तो उसके जो है वो लिस्ट में i0, i less than n, i प्लस प्लस, हम ये देख रहे हैं कि इफ़ एरे ऑफ i इज इक्वल टू नंबर टू फाइंड, तो हम उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं पोजीशन, तो हम पोजीशन रिटर्न कर देंगे। तो वर्स्ट के सिनेरियो में ये n टाइम्स ही परफॉर्म करेगा। तो दिस वुड टेक बी 0 ऑफेंसेस एट मोस्ट, वी वुड हैव टू लुक थ्रू द एंटायर लिस्ट टू फाइंड आवर नंबर, and the big O is still OFN, even though we might find our number in the first try and run through the loop once, because big O describes the upper bound for an algorithm. Omega जो है उसके comparatively वो that is basically for the lower bound. और जब हम nested loop की हम बात करते हैं तो वो O power n square हो जाता है, since for each pass of the outer loop, तो ये आउटर लूप है O of n उसकी वो बनेगी, वी हैव टू गो थ्रू द एंटायर लिस्ट अगेन एंड सो द ends multiply leaving us with n
स्क्वायर, इसके लिए भी n है, इसके लिए भी है, जो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये O of n स्क्वायर हो जाएगा. But if someone says his algorithm has a O power n square complexity, does it mean that he will be using nested loops? Not really. Any aspect that leads to n square times will be considered as n square. जैसे अगर हम इसकी बात करें फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल जो है वो अगर हम उसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं टू फाइंड द कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर. The first step is to try and determine the performance characteristic for the body of the function only in this case. So nothing special is done in the body, just check the number and return if the value is 1. So the performance constant for the base case is O of 1 is constant. Now try and determine this for the number of recursive calls. In this case we have n minus 1 recursive call hai, so the performance for the recursive call is O of n minus 1, and then we put those two together, and you can then have the function performance for the whole recursive function 1 into n minus 1, which is O of n. तो यहाँ पर हम आपको ये थोड़ा सा यही बता, जनरल पोर्टेबल परफॉर्मिंग मैट्रिक हम देखते हैं कि इन फॉर्मूले हम ये कहते हैं कि टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ साइन है टी ऑफ एन इज बेसिकली बिग ओ लॉग ऑफ एन. तो इसका मतलब क्या है कि टी ऑफ एन इज बेसिकली सी log of n of base 2. फॉर्मूले हम ये कह सकते हैं कि big O of g of n is the set of functions f such that f of n is basically less than c of g of n. तो for some constant इसमें क्या है कि c is the constant which is greater than 0 and n is greater than n, which is the number of input. तो हम ये that is for sufficiently large n हम कह सकते हैं. तो alternatively इसको अगर हम दूसरी को उसमें लिखना चाहें तो limit n tends to infinity f of n over g of n is less than equals to c, which is constant, and say g is an upper bound basically for f. O of g जो है big O is the set of functions that grow no faster than g. G of n describes the worst case behavior of an algorithm, that is O of g. तो टू एडिशनल नोटेशंस यहाँ पर आएंगी. एक बिग ओमेगा है इज द सेट ऑफ फंक्शंस f such that f of n is greater than c g of n. तो g is the lower bound for f, and for some constant where c and n are greater than n. तो जो बेसिकली अगर आप बिग O और इनकी अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपको थीटा मिल जाएगा, विच इज द सेट ऑफ फंक्शंस ग्रोइंग एट द सेम रेट एज g. तो प्रॉपर्टीज को अगर हम थोड़ा सा रिविजिट करें ऑफ द बिग O नोटेशन, तो उसमें जो है द कांस्टेंट फैक्टर्स में बी इग्नोर्ड फॉर ऑल k इज इक्वल टू 0. हम ये कह सकते हैं k ऑफ f इज बेसिकली बिग O ऑफ f ही होगा, k कांस्टेंट है. हाई पावर्स दे ग्रो फास्टर, तो n ऑफ r इज बेसिकली n ऑफ s, वेयर वर्स्ट केस क्योंकि s है इसलिए हम s को ले रहे हैं, n ऑफ r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू s. तो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म डोमिनेट्स अ सम, जैसे इफ f of g, if f is basically big O of g and then f plus g is O of g. फॉर एग्जाम्पल कि an4 हो या प्लस bn3 हो तो उसका जो बिग O है वो हम हायर ऑर्डर टर्म ही लेंगे. तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो टर्म है वो डोमिनेट करेगी सम को, तो उसको हम n4 लेंगे. पॉलिनोमियल ग्रोथ जो है रेट इज डिटरमिन्ड बाय द लीडिंग टर्म, कि इफ f इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री d तो हम हमेशा देन कहेंगे f इज बिग O n पावर d. अगर हम ये दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जो बिग O ऑफ g है, इफ f इज बिग O ऑफ g इज वो ट्रांजिटिव है. इट मीन्स कि इफ f इज बिग O ऑफ g एंड g इज बेसिकली बिग O ऑफ h, तो हम ये कह सकते हैं देन f इज O ऑफ h. प्रोडक्ट ऑफ अपर बाउंड्स is upper bound for the product. If f is a function is O of g and h is O of r, then हम कह सकते हैं कि f of h जो है वो O, g and r है. Exponential functions they grow faster than the powers, means n power k जो है is basically big O b power n for all b greater than 1 and I is greater than equal to 0. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये करें n पावर 20 इज बेसिकली 0 बिग O ऑफ 1.05 पावर n. लॉगरिथमिक्स दे ग्रो मोर स्लोली देन द पावर्स, तो log of n बेस b इज बेसिकली O and k फॉर ऑल
b is greater than 1 and k is greater than 0. For example, log of n to the base 2 is basically O big O n power 0.5. ये important चीज़ है कि exponential function they grow faster than powers and the logarithmic grows more slowly than powers. तो all the logarithms they grow at the same rate. जैसे हम log of bn करें या log of is to for all b and d greater than 1, तो sum of first n rth power grows as the r plus 1 rth power. तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए बेग थीटा की नोटेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो फॉर k of r समेशन ऑफ k of r where k vary from 1 to n, हम इसको कह सकते हैं बेग थीटा n r plus 1. और अगर हम इसी को देखें n plus 1 over 2 तो उसको हम कह सकते हैं n स्क्वायर. ये भी हमने लास्ट टाइम भी देखा था. पोलिनोमियल एंड इंट्रैक्टेबल एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी एन एल्गोरिथम इज सेड टू बी पोलिनोमियल इफ इट इज इन बिग O n power d for some integer d. तो polynomial algorithms are said to be quite efficient. They solve problems in reasonable times. Intractable जो algorithms हैं, algorithms for which there is no known polynomial time algorithm, and we will come back to this important class later in the course. Somewhere हम उसको देखेंगे. एनालिसिस अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो सिंपल स्टेटमेंट्स का अगर सीक्वेंस है जैसे S1 है उसके बाद S2 एंड सो ऑन S of k आना है तो हम इसको कहेंगे कि बेसिकली इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O 1 है एज लॉन्ग एज k इज अ कांस्टेंट. सिंपल लूप्स की अगर हम बात करें कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और इसमें एक स्टेटमेंट है वेयर s जो है वो बेसिकली 0 1 है तो उसकी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कहेंगे n O power 1 और O of n, because this part is O of n नंबर ऑफ इनपुट पे डिपेंड करेगा. नेस्टेड लूप्स जो हैं जिसमें हम ये दो कर रहे हैं तो कम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली O पावर O जो है वो बेसिकली n स्क्वायर हो जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा. लूप इंडेक्स डज नॉट वेरी लीनियरली. जैसे आप i प्लस 1 कर रहे हैं, अगर आपने ये लगाया है h लेस देन इक्वल्स टू n और उसके अंदर आप कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वहाँ पर h को आप 2 into h के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लीनियरली नहीं कर रहा, तो h टेक्स द वैल्यूज ऑफ 1, 2 and 4 until it exceeds n. तो देयर आर 1 plus log of 2 power n iterations. तो कम्प्लेक्सिटी जो इस लूप की बनेगी वो आप हम ये बड़ी क्लियरली देखेंगे वो log of n बन रही है, इट्स नॉट n. तो लूप इंडेक्स जो है इट डिपेंड्स ऑन द आउटर लूप जो आपका वो भी उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि जैसे आउटर लूप जो है वो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n या j प्लस प्लस, और फॉर k इज इक्वल टू 0, k लेस देन j, k प्लस प्लस अगर हम कर रहे हैं तो इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 1 2 3 n टाइम्स. उसकी समेशन ये हो जाएगी तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n स्क्वायर बनेगी. We have to distinguish this case where the iteration count increases decreases by a constant O power n k from the previous one where it changes by a factor log of n. यहाँ पर वो sequentially कर रहा है, वहाँ पर वो एकदम डबल से हो रहा था तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पर ये देखें कि we have to distinguish it. तो ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एल्गोरिथम्स दे हैव अ प्राइमरी पैरामीटर n that affects the running time most significantly. The parameter n might be the degree of a polynomial, the size of a file to be stored or searched, the number of characters in a text string, some other abstract measure of the size of the problem being considered. But it is most often directly proportional to the size of the data being processed. Our goal is to express the resource requirements of our program, more often running time, in terms of input size, which is n, to using mathematical formulas that are simple as possible and that are accurate for large values of the parameters. The algorithm typically they have running times which are proportional to one of the functions described in the following slides. तो ग्रोथ ऑफ फंक्शन को अगर हम देखें तो रनिंग टाइम मींस 1. मोस्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ मोस्ट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड वंस or at most only a few times. If all the instructions of our program have this property, we say that the program running time is constant. अगर हम उसका running time log of n है तो when the running time of a program is logarithmic, the program gets slightly slower as n grows. This running time commonly occurs in program that solves a big problem by transforming into a series of smaller programs.
cutting the problem size by some constant factor at each step. n उसको वाले से when the running time is n, तो उसमें है when the running time of a program is linear, it is generally the case that a small amount of processing is done on each input element. जब हम n log n की बात करते हैं, the n log running time arises when algorithms solve a problem by breaking it into smaller sub problems, solving them independently and then combining the solutions. n स्क्वायर की अगर हम बात करें, अगर आपका बिग O जो है वो अगर n स्क्वायर आ रहा है, तो when the running time of an algorithm is quadratic, the algorithm is practically for use on only relatively small problems. Quadratic running time typically arises in algorithms that process all parts of a data items, perhaps in double nested loops. n cube जो है an algorithm that processes triples of data item, perhaps in a triple nested loop, has a cubic running time and practical for use only on small problems. 2 power n is doubling every time, means exponential, तो उसको तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर अब जहाँ पर n जो है वो अगर 2 हो तो हम ये देखेंगे कि जो n फैक्टोरियल है, 2 पावर n है, n स्क्वायर है, n log n है, n है, log ऑफ n है, उसमें ये देखें कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 2 के केस में भी इसी ने दी, 1 पे दी, और विद जब हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि log ऑफ n विल गिव यू उसके बाद लीनियर होगा, फिर n log n, फिर n के पावर स्क्वायर, फिर 2 और n फैक्टोरियल जो है वो तो बहुत अलार्मिंगली आपका जो है ग्रोथ उसकी होगी. तो किसी अगर एल्गोरिथम का जो है कम्प्लेक्सिटी अगर n फैक्टोरियल आ जाए तो इट विल टेक वेरी मच टाइम टू एग्जीक्यूशन. तो उस वाले से हम देखेंगे तो उसको लीनियरली भी हमने देख लिया है. तो सैम्पल ग्रोथ रेट्स एंड रनिंग टाइम, जैसे एग्जांपल के तौर की बात करें, ग्रोथ रेट अगर ये हमने n log ऑफ n को भी देखते हैं, n log n, n स्क्वायर, n क्यूब, 2 पावर n, n पावर n, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर आपकी n इज जो है बेसिकली जो साइज ऑफ इनपुट अगर 1 है तो वो देखें 0 1 0 1 1 2 1 पे ले रहा है. और टाइम रनिंग टाइम इन सेकंड्स की बात करें, अगर जब ये 10 होती है तो ये 3.32 सेकंड में बता देगा, n जो है वो 10 में बताएगा वर्स्ट केस, ये 33.2 में बताएगा, ये 100, ये 1000, ये 1024 और ये 10 पावर 10 पे चला गया. देखें n फैक्टोरियल सिर्फ 10 इनपुट के साथ कितना डिग्रेड हो गया. और अगर हम 100 की बात करेंगे तो ये 6.64 सेकंड में बता देगा, जबकि आपका n स्क्वायर जो है वो 10,000 में बताएगा. और n क्यूब एंड 2 पावर n डबलिंग करते जा रहे हैं, वो देखें वो कितनी क्विकली जो है वो रेज हो रहा है. एंड वेट सपोज कि अगर अब नंबर ऑफ इनपुट साइज जो है वो अगर आपका 1000 चला जाता है तो उसमें जो है वो 9.96 1096 इसमें n log n में ये 9966 पे चला जाएगा. और इन द केस ऑफ n पावर n इट विल बी 10 raised to power 3000. सो अलार्मिंगली ये इसको बढ़ाएगा. तो टिपिकल ग्रोथ रेट को जब लिखा जाता है तो मीन्स या तो ये c मीन्स कांस्टेंट है, वी राइट 0 ऑफ 1, log ऑफ n को लॉगरिथमिक कहते हैं, log ऑफ उसको log स्क्वायर्ड कहते हैं, n मीन्स लीनियर है, n log n, n स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक, n क्यूब मीन्स cubical, 2 power n is exponential and n factorial is factorial. तो आज का लेक्चर हम उसको समराइज करते हैं. हमने कुछ बातें इसमें नई पढ़ी हैं आज से, और उसमें कुछ हमने रिपीट भी की हैं. वी टॉक अबाउट दी एल्गोरिथम्स एंड कम्प्लेक्सिटी. हमने इसमें कुछ एनालिसिस के लिए क्राइटेरिया पे कुछ चीज़ें रिवाइज की, कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को देखा. फिर हमने आज जो नई चीज़ें उसमें डिस्कस की कि वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शंस को आपस में कंपेयर किया, सच एज बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, लिटिल ओ, लिटिल ओमेगा. प्रॉपर्टीज़ हमने स्पेशली हमारा चूँकि फोकस जो है वो बिग ओ नोटेशन पे है, वर्स्ट केस सिनारियोज पे देखेंगे. फिर हमने ग्रोथ ऑफ फंक्शंस पे भी हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स देखी. तो उम्मीद है कि अब आपको कम्प्लेक्सिटी के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे और इनको समझने में आपको चंदा मुश्किल पेश नहीं आएगी. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल. तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.